हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 23। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 2 है। हमने कल तक पेंडुलम के बारे में बेसिक देख लिया था। आज हम पेंडुलम को डिटेल में कवर करेंगे। हम देखेंगे पेंडुलम का टाइम पीरियड किस तरीके से डिपेंड करता है अगर हम इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश को चेंज कर दें, या फिर अगर हम पेंडुलम को किसी फ्लूइड के अंदर डुबो दें, या फिर हम पेंडुलम को स्पेस में ले जाएं, या फिर हमारे पास पेंडुलम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, एक लार्ज पेंडुलम उसको बोलते हैं, तो उसका टाइम पीरियड किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम को। स्प्रिंग मास सिस्टम में किस तरीके से टाइम पीरियड निकाला जाता है। अगर एक कांस्टेंट फोर्स है तो उससे किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास, मीन पोजीशन पे किस तरीके से वेरिएशन आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशंस, अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। उसके बाद हम वो भी देखेंगे स्प्रिंग को अगर हम अलग अलग रेशियोज में काट दें तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। और उसके बाद वो केस आ जाता है जब हम स्प्रिंग मास सिस्टम को एक पुली के ऊपर से लगा देते हैं तो पुली को इन्वॉल्व करने से किस तरीके से चेंजेस आते हैं। फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पर हमारे पास किसी लिक्विड में एक कॉर्क फ्लोट कर रहा है, या फिर हमारे पास एक यू ट्यूब है, या फिर हमारे पास एक अर्थ है, अर्थ के अक्रॉस अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो किस तरीके से हम वहाँ पे टाइम पीरियड निकालते हैं। फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस तरीके से पता कर सकते हैं। टॉर्जनल पेंडुलम्स का टाइम पीरियड किस तरीके से पता कर सकते हैं, इनके भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर इन्वॉल्व होती है तो टाइम पीरियड किस तरीके से पता कर सकते हैं, या फिर अगर थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, जैसे हम एयर चेंबर वाले SHM की बात करें तो किस तरीके से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेंगे। सब में एक्चुअली हमें सिमिलर ही चीज़ करनी होती है, अप्रोच थोड़ी थोड़ी सी अलग हो जाती है। सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। और लास्ट में हमारे पास आता है एक छोटा सा टॉपिक, डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला। वहाँ पर अगर डैम्पिंग है तो किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं हमारे लेवल पे। तो सारी की सारी चीज़ें हम आज ही कवर कर लेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को देख लिया था। हमारे पास टाइम पीरियड किस तरीके से निकलता है। हम कोई भी टाइम पीरियड निकालते हैं, पहले हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट किया है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स, या फिर इस केस में हमारे पास टॉर्क लगता है, जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क कहलाता है। उनके बीच में हम एक रिलेशन निकालते हैं जो इस तरीके का आता है। हमेशा कुछ आ जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू F इज इक्वल टू माइनस KX, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू माइनस K थीटा। इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस K/m टाइम्स x, यही बन जाता है हमारा ओमेगा स्क्वायर। इस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस K/I टाइम्स थीटा, यही बन जाता है हमारा ओमेगा स्क्वायर। हमेशा टाइम पीरियड इसी तरीके से निकाला जाता है। हमारे सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड की वैल्यू आती है 2π√L/g। इस बॉब के मास के इंडिपेंडेंट वो आता है। अच्छा, हमारे पास एक स्पेशल सेकंड्स पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 सेकंड। तो इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या आ जाती है कि यहाँ से टक टक, तो इसका जो हाफ ऑसिलेशन है, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम जाने में उसको 1 सेकंड लग जाता है। तो टोटल जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 2 सेकंड हो जाएगा। वही होता है हमारा सेकंड्स पेंडुलम। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2π√L/g है, तो अगर g की वैल्यू चेंज हो जाए, जी की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है। मान लो हम इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव हमारे पास आ जाता है। फॉर्मूला हमें बस ये याद रखना है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। T0 is the time period of a simple pendulum at a place. If the length of the pendulum is reduced to 1/16th time of its initial value, the modified time period is। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल हो गया। हमारे पास टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। लेंथ में चेंजेस कर दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करो, बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल ये सवाल है। तो क्यों ही सवाल है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ L, इस तरीके से आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाई T1 विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 अपॉन L1। L2 की वैल्यू कितनी कर दी गई है, 1/16 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। और ओरिजिनल लेंथ मान लो L0 था, तो ये L0/16 हो जाएगा। यहाँ से L0 कट जाएगा, बचेगा
1/4, तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाती है T2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई 4 है। ये ऑप्शन नंबर डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था ये। The motion of a simple pendulum executing SHM is represented by the following equation: y is equal to a sin pi t plus phi, where time is measured in second, the length of the pendulum is। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अब इसको किस तरीके से अप्रोच करें। हमें तो ये इक्वेशन दे दी, तो आप यहाँ से देखो क्या कर सकते हो। यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या आपको ओमेगा पता चल रही है? ओमेगा पता चल गई, यानी टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है? 2π/ओमेगा। तो आप टाइम पीरियड को ही इक्वेट कर दोगे, टाइम पीरियड इज ऑल्सो इक्वल टू 2π√L/g, या फिर आप सीधे सीधे ओमेगा लिख सकते हो। ओमेगा की वैल्यू होती है √G/L। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया देखो, बहुत ही आसान है। हमारे पास टाइम पीरियड, पहली बात तो किसी भी SHM के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा, और पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π√L/g। तो ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। इससे हमें देख के पता चलता है 2π से 2π तो इस तरीके से कट गया। अच्छा, मुझे लेंथ पता करनी है, जी मुझे पता है, ओमेगा क्या मुझे मालूम है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन में टी का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा ओमेगा होता है ना, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पाई के बराबर दी हुई है, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। ओमेगा को रख दो पाई के बराबर, तो हमारे पास आ जाता है L इज इक्वल टू G/ओमेगा²। जी की वैल्यू होती है 9.8 समथिंग, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π²। बेसिकली π² को भी आप 10 मान सकते हो, इसको भी आप 10 मान सकते हो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के आसपास आने वाला है। अब इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा वाला 1 मीटर के आसपास है। ये वाला 1 मीटर के आसपास है, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल। हमारे पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर इस तरीके से हमारे पास एक पेंडुलम है। अब अगर मैं लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराता हूँ, मान लो एक्सेलरेशन ए से, तो टाइम पीरियड पर किस तरीके से फर्क पड़ेगा। तो देखो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो मैं लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में चले जाऊँ। अगर मैं लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में चले जाऊँ तो मेरे पास लिफ्ट रेस्ट पे आ जाएगी, लिफ्ट रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन अब नीचे की तरफ सभी में सूडो फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास नीचे की तरफ इसमें क्या लग रहा था, एक mg लग रहा था, साथ में ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा, तो नीचे की तरफ प्लस ma लग जाएगा। तो क्या मैं टोटल फोर्स की वैल्यू बोल सकता हूँ उस पर। अब जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना हो जाएगा, m × g+a। बस यही हमें करना है। ये g+a जो होता है ये हमारा बन जाता है m × g इफेक्टिव, इसको हम बोल देते हैं। और अब हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाती है, 2π√L/g इफेक्टिव। तो बस हमारे पास इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है ये तो। पेंडुलम के केस में कुछ और एग्जांपल्स हमें देखने होते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये वाली कार है, जिस तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए इसका एक्सेलरेशन है, या फिर ये इस तरीके से घूम रही है ना, इसकी वेलोसिटी v है और इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसमें इस तरीके से घूम रही है। तो इन दोनों केसेस में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों ही केसेस में एक सूडो फोर्स लगता है। अगर मैं इस कार के अंदर बैठ के देखूं तो इसके ऊपर इस तरफ सूडो फोर्स लगेगा कितना, ma। नीचे तो पहले से ही लग रहा था कितना, mg। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, नीचे लग रहा था कितना, mg, और अब की बार इस तरफ जो सूडो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mv²/r या फिर m⍵²r। आप जो भी उसको लिखना चाहो वो लिख सकते हो। दोनों ही केसेस में हमें जो सॉल्व करना है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, 2π√L/g इफेक्टिव। और ये जो g इफेक्टिव है उसको आप इस बार कैसे पता करोगे। देखो हमारे पास एक इस तरफ फोर्स लग रहा है, एक इस तरफ फोर्स लग रहा है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसी को आप लिख सकते हो m × g इफेक्टिव। इसका मैं अब अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ।
ये हमारा मान लो बॉब है और यहाँ से हमने इसको इस तरीके से लटकाया हुआ था ऐसे, ठीक। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? नीचे की तरफ लगेगा mg, इस तरफ हमारे पास फोर्स लगेगा सूडो फोर्स ma, या फिर mv²/r, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो देखो पहली बात तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी वो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा इस तरीके से, इसको आप लिख सकते हो एम जी डैश। जी डैश के मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो यहाँ पर जी डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a² प्लस g²। कैसे आए? देखो इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरीके से पता कर सकते हो। तो जी डैश की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल पाओगे। जी डैश को आप लिख दोगे विल बी इक्वल टू √g² प्लस a²। और अगर हम इस वाले केस को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? mv²/r डिवाइडेड बाय m, यानी सिर्फ v²/r होगा यहाँ पे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस विल बी इक्वल टू √g² प्लस एक्सेलरेशन कितना है? v²/r का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जी डैश निकाल सकते हो। अगेन आपको फिर टाइम पीरियड पता चल जाएगा। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t इज इक्वल टू 2π√L/g डैश, इस तरीके से आ जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे पूछी जा सकती है, क्या पूछी जाएगी कि भाई बताओ यहाँ पर इस वक्त हमारे पास इसकी मीन पोजीशन में कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। अगर ये कार हमारी इस तरफ एक्सेलरेट नहीं कर रही होती तो इस पेंडुलम की मीन पोजीशन कहाँ होती? यहाँ पर। क्योंकि कार इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो इसके ऊपर इधर भी कुछ फोर्स लगने लगेगा हमारे बॉब के ऊपर, और ये थीटा एंगल पे इसकी मीन पोजीशन आ जाएगी। अब ये ऑसिलेट करेगा तो इस तरीके से ऑसिलेट करने वाला है। यहाँ पर अगर मैं इसके ऑसिलेशन के डायग्राम बनाऊँ तो ये इस तरीके से छोटा छोटा ऑसिलेट करेगा, लेकिन हम इस थीटा को भी पता कर सकते हैं कितना है। और ये सब चीज़ें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये एंगल अगर आपको पता करना है तो आप यहाँ पर देखो, यही एंगल यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये वाला एंगल भी थीटा है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू कितना? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये वाली वैल्यू कितनी है? ma के बराबर। ये वाली वैल्यू है mg, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू ma/mg विच इज इक्वल टू a/g। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। अगर हमारी लिफ्ट जो थी उसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी थी उसी के अलॉन्ग हमारे पास एक्सेलरेशन या तो ऊपर या नीचे होता है। अब की बार हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दिया, तो अब आपके पास जितने भी केसेस होंगे ना, इन्हीं का कुछ मिला जुला करके कॉम्बिनेशन होगा। आपको नेट इफेक्टिव जी डैश पता करना है। टाइम पीरियड की वैल्यू हमेशा ये होगी 2π√L/g डैश। मीन पोजीशन भले ही चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पर मीन पोजीशन चेंज हो, मीन पोजीशन के लिए आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करना होगा। बहुत ही सिंपल है। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ व्हीकल which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by। तो हमें यहाँ पर इसका टाइम पीरियड पता करना है। पेंडुलम का किस तरीके से पता करोगे? देखो यहाँ पर हमें बेसिकली जी इफेक्टिव अगर मुझे किसी तरीके से पता चल जाएगी तो मैं टाइम पीरियड की वैल्यू पता कर सकता हूँ। t इज इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव हमें कर देना। बस जी इफेक्टिव कैसे आएगा ये हमें देखना है। तो देखो अब यहाँ पर आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर पहली बात तो ये समझो, यहाँ पर इस सिर्फ कार को कंसिडर करो, अभी पेंडुलम को भूल जाओ। अगर हमारे पास सिर्फ कार होती है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास कार का नीचे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कितना होता? क्योंकि यहाँ पर ये एंगल अल्फा है तो इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाता है g sin अल्फा। ये वहाँ पे पहले से ही मैंने लिखा हुआ है। बेसिक लॉज ऑफ मोशन हमारे पास, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हमारे पास आ जाता है। अब हम पेंडुलम के साथ क्या करें? तो देखो पेंडुलम का टाइम पीरियड पता करने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर मैं इस गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाऊं, अगर मैं इस गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाऊंगा तो क्योंकि गाड़ी इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है जी साइन अल्फा से, इस पेंडुलम के ऊपर इस दिशा में एक सूडो फोर्स लगेगा कितना? mg साइन अल्फा। ये तो सूडो फोर्स लगा है, लेकिन रियल फोर्स कौन से लग रहे हैं? एक नीचे फोर्स लगा होगा mg और एक इस तरफ सूडो फोर्स लग जाता है mg साइन अल्फा। अब आप इस mg के भी कंपोनेंट ब्रेक करो, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब इन सभी का वेक्टर सम जो आप कर लोगे तो आपको जी इफेक्टिव पता चल जाएगी।
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसा है देखो, यहाँ पर पहले तो इसको हम इस तरीके से देखो घुमा करके टेढ़ा कर देते, तो इससे अब हमें चीज़ें विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से मान लो पेंडुलम था। अब हमारी कार इस तरफ एक्सेलेरेट हो रही थी जी साइन अल्फा से, तो इसके ऊपर इस तरफ सूडो फोर्स लगना है। तो मैं इस तरफ सूडो फोर्स लगा देता हूँ। कैसे लगेगा, वो लगेगा इस तरफ एम जी साइन अल्फा। ये हो गया हमारा सूडो फोर्स। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा था इसके ऊपर एम जी। उसके दो कंपोनेंट करने होंगे हमें, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास अल्फा हो जाता है। जो इस तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा एम जी कॉस अल्फा, और जो इस तरफ फोर्स लगेगा वो जाएगा एम जी साइन अल्फा। तो यहाँ पर उनको भी मैं बना दूंगा। ये हो जाता है हमारे पास एम जी कॉस अल्फा, ये हो जाता है हमारे पास एम जी साइन अल्फा। तो हमने सारे के सारे फोर्सेस बना लिए। कौन सा रेफरेंस फ्रेम है, ये रेफरेंस फ्रेम ऑफ द कार है। दिस इज इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ कार या ट्रक, जो भी है। तो यहाँ पर अब आप देख ही सकते हो ये सीधे से इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। इस पेंडुलम के ऊपर जो इफेक्टिव ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है एम जी कॉस अल्फा। यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो जी इफेक्टिव हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू है सिर्फ जी कॉस अल्फा। हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या जाएगी, 2π√L/G डैश। जी डैश की जगह मैं लिख दूंगा जी कॉस अल्फा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका एक और तरीके से मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको टेढ़े वाले में भी बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से मान लो ये हमारा ट्रक है ना। यहाँ से हमारे पास इस तरीके से पेंडुलम लटका हुआ था, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा एम जी ऐसे में। ठीक, तो इस एम जी के दो कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं। एक आ जाता है इस तरफ एम जी साइन अल्फा, एक इस तरफ आ जाता है एम जी कॉस अल्फा। और क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रक इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है जी साइन अल्फा से, तो हमारे पास एक सूडो फोर्स आएगा इस तरफ, वो जाएगा एम जी साइन अल्फा। दिस इज इक्वल टू सूडो फोर्स। ठीक है, तो आप देखते हो यहाँ पर ये क्लियरली हमें दिख रहा है ये और ये दोनों बराबर ही कट जाता है। हमारे पास सिर्फ ये इफेक्टिव ग्रेविटी बचती है, तो जी कॉस अल्फा हमारे पास जी इफेक्टिव बचता है, इसलिए डायरेक्टली हमारे पास ये टाइम पीरियड आ जाता है। इसको मैं लिख दूंगा जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा। मान लो अगर हम पेंडुलम को इस तरीके से एक लिक्विड में डुबो दें, तो इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहली बात तो यहाँ पर हम विस्कोसिटी और वो सब इफेक्ट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं तो उनके कारण भी टाइम पीरियड चेंज होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ देखना होता है इसके ऊपर अब इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी लग रही होगी। देखो यहाँ पर इसके ऊपर तो नीचे फोर्स लगा होगा एम जी, लेकिन इसके ऊपर कुछ बॉयंट फोर्स भी लगा होगा। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है या सॉलिड की। यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए सॉलिड डूबना चाहता है। नहीं तो अगर सॉलिड की डेंसिटी कम होती तो सॉलिड इस तरीके से ऊपर आ जाता है, यहाँ पे रस्सी इस तरीके से लटकी रहती, फिर हमारे पास SHM ही नहीं होता। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बॉब की बात करूँ तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ नेट नीचे की तरफ जो लग रहा है ना, यहाँ पर लगेगा नीचे की तरफ एम जी, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। इसकी वैल्यू हो जाती है एम जी माइनस रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। क्या मेरे पास इस बॉल की वॉल्यूम है मेरे पास अभी नहीं, लेकिन मुझे डेंसिटी दोनों की दी होगी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ हमारे पास जो मास है, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इस तरीके से। तो अब इस वॉल्यूम को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। मेरे पास यहाँ से एफ नेट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है एम जी माइनस रो एल। वॉल्यूम की जगह क्या लिखना है, एम अपॉन रो ऑफ सॉलिड इनटू जी। ठीक है, यहाँ पर देखो एम जी है और यहाँ पर एम जी है, ये सबको मैं बाहर कॉमन निकाल दूँ तो एफ नेट की वैल्यू आ जाती है एम इंटू जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड।
अगेन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ी है या डेंसिटी ऑफ सॉलिड, हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम आने वाली है, यानी ये हमारे पास कुछ 1 से छोटा नंबर आ जाएगा। जैसे लेट से इसकी वैल्यू आती है 0.5। तो अब ये जो टोटल चीज़ है ना, ये बन जाती है हमारी इफेक्टिव ग्रेविटी। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाली जो टर्म है यहाँ से लेके इसी को मैं लिख दूंगा जी डैश, और मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू जी डैश। अब आ गया मेरे पास टाइम पीरियड, बहुत ही आसान, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, या फिर जी इफेक्टिव आप बोलना चाहो। इस तरीके से हम यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसको भी आप रिजल्ट को यूजुअली याद कर सकते हो, एग्जाम में ये डिराइव करने टाइम वेस्ट करोगे उससे अच्छा इसको आप याद कर लो। हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव या जी डैश इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल बनता है कि भाई हमारे पेंडुलम को आप स्पेस में ले जाओ, तो यहाँ अर्थ से डिस्टेंस उसका चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और इसको हम ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मान लो मैं कुछ ऊपर आया हूँ, और मैं कितना ऊपर आया हूँ, लेट से इस चीज़ को हम बोल देते हैं दिस इज हाइट एच, और ये पूरी की पूरी हमारी एक्चुअली लिफ्ट एच हाइट पे ही है ना। इसको ऐसे मत समझना नीचे वाला पार्ट एच तक था, बनाना मुझे ऐसा पड़ रहा है तो मजबूरी है मेरी, मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ इसको, नहीं तो अर्थ इतनी बड़ी है यहाँ बना नहीं पाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास जी डैश की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर। हमारे केस में अब की बार हमारे पास जो जी डैश की वैल्यू आने वाली है, इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वही है, मास ऑफ अर्थ वही है, खाली हमारा जो सेंटर से डिस्टेंस है वो चेंज हो गया है। अर्थ की सरफेस पे वो डिस्टेंस आर ई के बराबर होता था, यहाँ पर वो डिस्टेंस हो जाएगा आर ई प्लस एच के बराबर, यहाँ पर वो वैल्यू हो जाएगी आर प्लस एच का स्क्वायर, इस तरीके से। ऑलराइट, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल ऑल्सो बिकम जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और ये बन जाएगा हमारे पास। देखो ये क्या था, ये तो हमारा जो ओरिजिनल जी है जिसको हम जानते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी जी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आप इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, पूरे की पावर स्क्वायर है, ये आ जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश, है ना। जी डैश की जगह आप ये वाली चीज़ रख दो, तो जी डैश की जगह आप जैसे ही ये रखोगे तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर वाली टर्म है वो एक्चुअली इसके बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये डिनोमिनेटर में है, ग्रेविटी हमारे डिनोमिनेटर में आती है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा आर प्लस एच अपॉन आर, इस तरीके से, और यही हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। इसको अगेन आप लिख सकते हो, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एट हाइट एच। ध्यान देना, एग्जाम में आपको ये भी बताया जा सकता है कि सेंटर से हाइट कितनी है या फिर अर्थ की सरफेस से कितनी है, उस पे हिसाब से यहाँ पर आपको अलग अलग वैल्यूज़ रखनी पड़ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स होने का यहाँ पे स्कोप रहता है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। The length of a second's pendulum at a height h is equal to 2r from Earth's surface will be। तो हमें लेंथ पता करनी है सेकंड्स पेंडुलम की, गिवन r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द सरफेस ऑफ अर्थ g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो पहली बात तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, सेकंड्स पेंडुलम वो होता है जो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम में आने में 1 सेकंड लगाता है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। तो पहली चीज़ हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आने वाली है 2 सेकंड, हमारे पास ये वैल्यू चाहिए। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हमने क्या देख लिया था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर। ये हमारे पास h हाइट पे फॉर्मूला आता है। इन दो का यूज़ करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इसमें हमें वैल्यू रख देनी है 2 सेकेंड। जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखते हो 2 से 2 इस तरीके से कट जाता है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई स्क्वायर के बराबर। तो जी की जगह अगर आप पाई स्क्वायर रखोगे तो ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो बच जाएगा सिर्फ पाई, और ये पाई से पाई इस तरीके से कटेंगे। तो मैं इनको यहाँ पर पहले ही काट देता हूँ, पाई से जी को इस तरीके से मैंने काट दिया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है अंडर रूट एल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हाइट एच कितना है, देखो हाइट एच की वैल्यू है 2r और वो हाइट अर्थ की सरफेस है, तो हमारा फॉर्मूला ये सही है। तो यहाँ पर 2r रहेगा तो 1 प्लस 2r डिवाइडेड बाई आर, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो रूट एल की वैल्यू आ जाती है 1/3, यहाँ से एल की वैल्यू आ जाती है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/9 मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर्मूला क्या लगता है और हमारे पास जो सेकंड्स पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड एक्चुअली 2 सेकंड होता है, 1 सेकंड नहीं होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आती है 2π√L/g। तो जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता हूँ हमारे पास टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं लेंथ की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूँ तो क्या मेरा टाइम पीरियड भी इनफाइनाइट हो जाता है? और फॉर्मूला देख के ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसीलिए अब जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें एक लार्ज पेंडुलम की, उसकी लेंथ बहुत लंबी है। तो बेसिकली वो यहाँ कहीं बहुत ऊंचाई से इस तरीके से पेंडुलम लटका और यहाँ पे छोटे छोटे ऑसिलेशंस कर रहा है। ऑसिलेशंस कर रहा है, उसकी वो जो रेंज है वो इतनी है कि वो अर्थ के पास में ही यहाँ पर रहता है, ताकि उसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जी के बराबर रहता है ना। अगर मैं यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर इस तरीके से आ जाऊँ, मान लो यहाँ पर आ गया, तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो गई, लेकिन अब देखो यहाँ पर अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस ही बदल गया है, तो ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू भी वहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर कराएंगे, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे, है ना। और एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि मैं जब डायग्राम बनाऊँगा तो मैं उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक डिस्प्लेस करूँगा, नहीं तो आप डायग्राम समझ ही नहीं पाओगे। अच्छा पहले तो बताओ यहाँ पे पेंडुलम लटका कैसे होगा। तो हमारे पास एक एलियन है जिसने इस तरीके से पेंडुलम को लटकाया हुआ है और अभी ऑसिलेशंस कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे। पहली बात तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ऐसे ऐसे इसको मोशन करना था, लेकिन आप उसको ऑलमोस्ट लीनियर मोशन यहाँ पर मान सकते हो, क्योंकि ये लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन मान करके हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारे पास 2 फोर्सेस लग रहे होंगे इस पेंडुलम के ऊपर इस तरीके से, है ना, और हमारे पास 2 एंगल्स बनेंगे। यहाँ पर ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ अगर L है तो ये भी हमारे पास लगभग लेंथ L हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास ये है रेडियस ऑफ अर्थ R। अच्छा, यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है और इसको मैं बोल दूँ इस तरीके से अल्फ़ा, तो अब इसके ऊपर जो 2 फोर्सेस लगेंगे उसके हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं। देखो, एक फोर्स इस तरफ लगेगा टेंशन का T, दूसरा फोर्स इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा mg। यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, इसको mg को आपको mg ही लिखना है, mg डैश नहीं लिखना है, mg, है ना। हम इसको थोड़ा सा ही डिस्प्लेस कराते हैं, इतना ज़्यादा नहीं डिस्प्लेस कराते कि यहाँ पे g की वैल्यू में चेंज को हम कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करना है। वो डायग्राम मैंने बस बड़ा बना दिया है। ऑलराइट, यहाँ पर अब इसके ऊपर ऊपर नीचे वाले फोर्सेस तो बराबर होंगे, सिर्फ इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है। तो देखो ऊपर वाला फोर्स कितना होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ऊपर वाला बना देते हैं इसको, ये इस तरीके से है, कितना T cos थीटा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ कितना है, नीचे की तरफ है mg cos अल्फ़ा, है ना। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है T cos थीटा इज इक्वल टू mg cos अल्फ़ा। अब यहाँ पर थीटा और अल्फ़ा बहुत ही स्मॉल है, थीटा एंड अल्फ़ा आर स्मॉल, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 1 मान लेना, cos अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिलती है, T इज इक्वल टू mg। अप्रॉक्सीमेशन तो यहाँ पर करने ही पड़ेंगे, अप्रॉक्सीमेशन तो हम जब ये एलियन ऊपर उड़ा था तभी अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब इसके ऊपर इस दिशा में कुछ फोर्सेस लगे होंगे। कौन कौन से फोर्सेस लगे होंगे, देखो इस टेंशन का
एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में जो होगा टी साइन थीटा, और इस एम जी का एक कंपोनेंट होगा वो कितना होगा एम जी साइन अल्फा। तो हमारे पास एफ की जो वैल्यू लगने वाली है वो हो जाएगी एम जी साइन अल्फा प्लस टी साइन थीटा। अगेन हमारे पास थीटा और अल्फा स्मॉल है तो हमें अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आंसर ही नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी एम जी इंटू साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ टैन अल्फा प्लस टी इंटू ये जो साइन थीटा है उसको मैं क्या लिख दूंगा टैन थीटा के बराबर टैन थीटा, और ये अप्रॉक्सीमेशन हमने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ जल्दी से, टैन अल्फा की वैल्यू कितनी है? ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें जो टैन अल्फा है वो कितना है दिस डिवाइडेड बाय दिस। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं है कितना है, तो एक काम करो आप इसको मान लो ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है इस तरफ x अमाउंट से। अब मैं बता सकता हूँ टैन अल्फा कितना है। मेरे पास जो टैन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाती है दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय r प्लस t इंटू टैन थीटा की वैल्यू कितनी है इस ट्राइंगल में देखो, टैन थीटा की वैल्यू हो जाती है x डिवाइडेड बाय l। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय l। अब मुझे टेंशन t नहीं पता अभी तक पर, तो देखो यहाँ से मैं टेंशन t की वैल्यू को भी रख सकता हूँ mg के बराबर। यहाँ से मैं अगर टेंशन t की वैल्यू mg रख दूँ तो ये कितना हो जाता है, ये भी mg के बराबर हो जाता है। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है, अच्छा एक बात बताओ, अगर x इस तरफ था तो फोर्सेस उल्टे डायरेक्शन में लग रहे थे, है ना, तो ये रीस्टोरिंग फोर्सेस है। तो अगर मैं डायरेक्शन को कंसिडर कर लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू, पहले तो मैं लगा दूंगा माइनस मैग्नीट्यूड, हमारे पास इतना आ चुका है, मैग्नीट्यूड के मैं लिख दूंगा एम जी, और यहाँ पर 1/r प्लस 1/l को मैं कॉमन निकाल लूँगा, बच जाता है मेरे पास इस तरीके से x। ये आ गया मेरे पास फोर्स। अब आप ध्यान से देखो, फोर्स हमारे x जो डिस्प्लेसमेंट था उसके लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी में रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। इसका मतलब यहाँ पर SHM हो रहा होगा, और अब मैं इसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं फोर्स को ही लिख दूँ मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास से मास कट जाएगा, मेरे पास सीधे सीधे एक्सेलरेशन की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी कुछ। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन 1/r प्लस 1/l टाइम्स x, और ये जो चीज़ होती है यही क्या होती है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। और हमारे पास ओमेगा आ गया है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू होती है t इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा, हमेशा टाइम पीरियड की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या जाती है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका मुझे अंडर रूट करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू आ जाती है g इंटू 1/r प्लस 1/l। हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आ जाता है। अब ये रिजल्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें इसके दो स्पेशल केसेस लेके चलने हैं। देखो अगर मैं l की वैल्यू ज़ीरो कर दूँ, है ना, l की वैल्यू ज़ीरो कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम पीरियड में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से मत सोचो, l की वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होती है। हम इसको इस तरीके से देखेंगे, अगर मैं पहला केस ले लूँ l इज़ मच मच स्मॉलर देन r, अगर ऐसा केस है l इज़ मच मच स्मॉलर देन r, यानी कि r बहुत ही बड़ा है, r बहुत बड़ा है, तो 1/r को हम ज़ीरो कर देंगे, तो ये सिर्फ बचेगा हमारे पास g/l, और उसको फिर आप l को ऊपर ले जाओगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाता है t इज इक्वल टू 2π√l/g। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है, और वैसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास l इज मच मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ हमने लेके चले थे। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस जब l इज मच मच लार्जर देन r, उस केस में क्या होगा, अब उस केस में l बहुत ही बड़ा है, लेट्स से l की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उस केस में आप इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कर सकते हो। तो उस केस में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2π√g था, और ये r ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या बनता है, t इज इक्वल टू 2π√r/g। अगेन ये जो वैल्यू है
ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू है जो बहुत जगह आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी इस तरीके की वैल्यू आती है तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आती है, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है हमारे पास √2 आवर्स, या फिर इसी को लिखते हैं हम 1.41 आवर्स, या फिर इसी की वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली कितनी, 86 मिनट्स। तो ये एक स्पेशल वैल्यू है, आपको याद होनी चाहिए। हमारे पास अगर पोलर सैटेलाइट होता है उसका टाइम पीरियड भी इतना आता है। अभी आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर अर्थ में इस तरीके से टनल खोद करके इसको मास छोड़ दूँ तो वो जो SHM का था उसका टाइम पीरियड भी इतना आता है। बहुत जगह यही वैल्यू आती है, किस्मत से यहाँ पर भी वही टाइम पीरियड आता है। अगर हमारे पास इस तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ है तो टाइम पीरियड की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी। इस फॉर्मूले को देख करके लगता है एल की वैल्यू इनफाइनाइट करोगे तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम पीरियड की हमारे पास एक लिमिट आ जाती है जो है 86 मिनट्स। अच्छा, टाइम पीरियड में इसमें पेंडुलम की जगह हम और एक चीज़ कर सकते थे। देखो मान लो हमारे पास यहाँ पर पेंडुलम नहीं होता है ना, इस तरीके से मैं एक स्लाइडर यहाँ पर रखता, स्लाइडर में मास फंसा देता और मैं बोलता यार इसको अब मैं इस तरीके से आगे सरका दिया है तो ग्रेविटी इस तरीके से लगेगी इसके ऊपर, और इसके ऊपर फिर ये कुछ SHM करेगा क्योंकि उसका एक कॉम्पोनेंट है। तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू कि हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ थी वो एक्चुअली इनफाइनाइट हो गई है। तो उस केस में भी आप देखोगे आपको सेम यही आंसर मिलने वाला है। तो हमने इस तरीके से इसको अप्रोच किया, आप चाहो तो उस तरीके से करना चाहो सॉल्व तो करके देख सकते हो, आंसर यही आता है। ये हो गया हमारा लार्ज पेंडुलम। फाइनली हम आ गए हमारे स्प्रिंग मास सिस्टम पे जिस पे बहुत तरीके के सवाल बनते हैं। तो देखो यहाँ पर होता है क्या, मान लो हमारे पास ये स्प्रिंग और मास है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब इसकी नेचुरल लेंथ है, इसको अगर मैं इस तरफ खींच दूँ तो यहाँ पर स्प्रिंग इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, और रिस्टोरिंग फोर्स लगाई ये वापस आएगा इस तरीके से, फिर हमारे पास SHM शुरू हो जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से x अमाउंट यहाँ पर खींच दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पार्टिकल इस तरीके से, और अब स्प्रिंग खिंच चुकी है तो इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगेंगे, तो इसके ऊपर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है इस तरीके से, कितना, kx। अगर हमारा x इस तरफ था तो फोर्स लगता है kx इस तरीके से। क्या ये इसके ऊपर सारे फोर्सेस बन गए? नहीं, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक लग रहा होगा फोर्स mg, लेकिन वो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन से, तो हमें इन दोनों का कोई काम नहीं है ना। हमारा मोशन सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रहा है, x डायरेक्शन में, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। माइनस क्यों लगा दिया, x अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, अगर x नेगेटिव डायरेक्शन में होता तो फोर्स इस तरफ लगता, इस तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। इसी फोर्स को मैं लिख दूंगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस kx। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू जाती है माइनस k डिवाइडेड बाय m टाइम्स x। ये अब आप इसको SHM की इक्वेशन से कंपेयर करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। इससे हमें पता चलता है कि ये जो k/m है वही हमारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू √of k/m। अगर मेरे पास ओमेगा आ गया तो मेरे पास टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π √m/k। तो यही फॉर्मूला है, इससे हमारे सारे सवाल अब सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ है जिसमें लोग अक्सर गलती कर देते हैं, देखो यहाँ पर √m/k है, यहाँ पर √k/m है, तो याद कैसे कर सकते हैं इसको, फील लेने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास m की वैल्यू बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा दूँ, अगर मैं मास को बढ़ा दूँ तो क्या होगा, हमारा टाइम पीरियड कम होगा या ज़्यादा होगा। देखो मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे उधर जाएगा, धीरे धीरे उधर आएगा, फिर धीरे धीरे उधर जाएगा। तो टाइम पीरियड में अगर मास बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर टाइम पीरियड में देखो m ऊपर की तरफ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में मास बढ़ाओगे तो वो फिर धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर मास नीचे है ना। सिमिलरली आप के हिसाब से सोच सकते हो, अगर बहुत स्ट्रांग आपकी स्प्रिंग है तो वो जल्दी जल्दी उसको ऑसिलेट करा सकती है, तो टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सिमिलरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी में स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी वो स्प्रिंग में उसकी चक्कर जल्दी जल्दी पूरे होंगे, ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरीके से आप फील ले सकते हो। फॉर्मूले हमारे पास यही है, इन्हीं फॉर्मूले से हमारे सारे काम हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, इस बार हमारा सिस्टम वर्टिकल है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मान लो
अभी ये इसकी नेचुरल लेंथ है और यहाँ पर इसका मास m है। दिस इज नेचुरल लेंथ। लेंथ किसकी? नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो क्या होगा? क्या ये हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है? नहीं। इस मास के ऊपर नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहा है mg, और स्प्रिंग अभी तो कोई फोर्स नहीं लगा रही है क्योंकि नेचुरल लेंथ है, तो ये बैलेंस सिस्टम नहीं है। तो ये ब्लॉक थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ से किसी नीचे वाली पोजीशन पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास अगर बात करें फोर्सेस की तो बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि अब स्प्रिंग हमारी कुछ खिंच चुकी होगी तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा था, हो सकता है वो दोनों बैलेंस हो जाएं। तो ये हमारे पास एक ऐसी पॉइंट आएगा ही आएगा जहाँ पर हमारे पास सारे के सारे फोर्सेस बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ, लेट्स से दिस इज x नॉट। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं है तो उसको मैं बोलूँगा दिस इज द मीन पोजिशन। ठीक है, मीन पोजिशन है। अगर ब्लॉक को धीरे धीरे छोड़ दोगे यहाँ पर तो वो यहाँ पर आकर के रुका रहेगा, अभी वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद उसको नीचे खींच कर छोड़ूंगा तो वो इसी पोजीशन के अबाउट इस तरीके से ऑसिलेट करता है। अच्छा, तो मीन पोजीशन की कंडीशन क्या है? उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेट फोर्स नीचे की तरफ एक लग रहा है कितना? mg। नीचे लग रहा है हमारे पास mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा kx नॉट। हमारे पास आ जाएगा mg इज इक्वल टू kx नॉट। यहाँ से x नॉट की वैल्यू आ जाती है x नॉट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई k। ये हमारे पास x नॉट आ गया। अब आता है हमारा SHM। शुरू करते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से और x अमाउंट से खींच दिया। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने मीन पोजीशन से और x अमाउंट इस तरीके से खींच दिया। तो अब इसके ऊपर यहाँ पर से कुछ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा? देखो फोर्स कितना लगेगा, अब वो लगेगा ऊपर की तरफ तो लग जाएगा k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, क्योंकि स्प्रिंग में तो टोटल एक्सटेंशन एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर है। स्प्रिंग तो उसके हिसाब से फोर्स लगाएगी, लेकिन नीचे की तरफ mg अभी भी लगता रहेगा, है ना। यहाँ पर नीचे की तरफ mg तो अभी भी लग रहा था, mg इस तरीके से माइनस mg। ये फोर्स किस दिशा में है? ये फोर्स आ गया हमारे पास अपवर्ड, है ना। हमने डायरेक्शन को मैनुअली अभी हैंडल किया है। ऊपर की तरफ फोर्सेस ये लग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इसी को मैं ओपन करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ के एक्स नॉट माइनस एम जी प्लस के एक्स। यहाँ पर देख करके क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ? के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी है तो ये दोनों तो कट जाएंगे हमारे पास, ये इस तरीके से, है ना। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है। तो अब मुझे पता चल जाता है एफ अपवर्ड इज इक्वल टू के एक्स। मैग्नीट्यूड इस तरीके से आ गया। एक्स नीचे की तरफ था, ऊपर की तरफ फोर्स आ जाता है के एक्स। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, स्प्रिंग मास सिस्टम में अब आप ये चीज़ ध्यान रख लेना कि जो भी हमारी मीन पोजीशन होती है वहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है, उसके फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से आप एक्स नीचे खींचते हो तो टोटल नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है वो के एक्स होता है। ग्रेविटी को आप उसका जो ओरिजिनल एक्सटेंशन था उससे इक्वेट कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो, हमारे इस तरीके से कट गए थे, तो हमारे पास हमेशा इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं अगर विद साइन लिखने की कोशिश करूँ तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा, है ना, क्योंकि अब मैंने साइन लगा दिया। एक्स नीचे की तरफ था तो फोर्स ऊपर की तरफ आता है, ऑपोजिट है ये, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन आती है हमारे पास सीधे सीधे टाइम पीरियड की वैल्यू जाती है। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के। सीधे टाइम पीरियड इस तरीके से निकल जाएगा। तो एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? देखो, अगर ब्लॉक यहाँ आता है तो भी उस पर एम जी लगता है, ब्लॉक नीचे यहाँ आता है तो भी एम जी लगता है, ब्लॉक यहाँ आ जाता है तो भी एम जी लगता है। एम जी एक ऐसा कांस्टेंट फोर्स है। इस कांस्टेंट फोर्स के कारण टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं पड़ा, टाइम पीरियड वही है जो पहले था। कांस्टेंट फोर्स के कारण उसकी मीन पोजीशन जरूर चेंज हो गई, है ना। अगर यहाँ पे ग्रेविटी होती ही नहीं तो ये ब्लॉक इसी पोजीशन के अबाउट एसएचएम करता है इस तरीके से। ग्रेविटी है तो पहले इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे आई, अब इसके अबाउट ये इस तरीके से एसएचएम करेगा। हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, कांस्टेंट फोर्सेस ओनली चेंज द मीन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। टाइम पीरियड पे कांस्टेंट फोर्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कांस्टेंट फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं?
मान लो मैं किसी गाड़ी में हूँ और उसमें स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है, इसको मैंने इस तरफ अचानक से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया ए, तो उसके ऊपर इस तरीके से इस तरफ सूडो फोर्स लगेगा एम ए, लेकिन ये एम ए कॉन्स्टेंट है जब तक गाड़ी का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो वहाँ पर भी उसके कारण टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, मीन पोजिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास पेंडुलम होता, पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज हो जाता था, राइट, उसकी मीन पोजीशन भी चेंज होती थी, टाइम पीरियड भी चेंज होता था। यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, खाली मीन पोजीशन चेंज होगी। या फिर इसी का दूसरा केस हो सकता है जहाँ पर हमारे पास इस तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है और जो मास है उसके ऊपर मैंने कुछ प्लस क्यू चार्ज दे दिया और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब उसके कारण इस पे इस तरफ क्यू टाइम्स ई फोर्स लग जाता है। अगेन एक कांस्टेंट फोर्स है, तो अगेन टाइम पीरियड में कोई असर नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड उतना ही आएगा, खाली मीन पोजीशन चेंज होती है। वो सब फोर्स बैलेंस से हम पता कर सकते हैं। A block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring which is hung from a ceiling and has force constant K. The mass is released from rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of the spring will be. एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी का, और इसी का सिमिलर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से मान लो हमारे पास एक ट्रक है, उसमें स्प्रिंग मास सिस्टम रखा है, बोल दिया कि अचानक से ये इस तरफ एक्सीलरेट करना शुरू कर देता है ए से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ट्रक के रेफरेंस फ्रेम में बात करें तो अचानक से उसके ऊपर एम ए सूडो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ पर नीचे कितना लग रहा है, एम जी, यहाँ पर सूडो फोर्स लगने लगेगा एम ए, जी की जगह बस एफ से रिप्लेस हो गया, बस इतना ही हुआ है। तो इस केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा, तो उसके लिए हमें पहले पता करनी होगी कि इसकी कोई सी मीन पोजीशन होगी ना, ये ब्लॉक यहाँ से नीचे आएगा, ये हो जाएगी हमारे पास मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, तो क्या ये मीन पोजीशन पे आएगा, वहाँ पर मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो होता है, लेकिन अभी इसके ऊपर इस तरफ नीचे आते आते कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, नीचे आने तक वेलोसिटी आ जाएगी, तो अभी थोड़ा और आगे जाएगा, फिर यहाँ पे आके रुकेगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन ये होने वाला है। तो वो कितना होगा, कैसे पता करोगे? अच्छा, मीन पोजीशन ये है, देखो इसको आप इस तरीके से समझो, ये मीन पोजीशन है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, एसएचएम में हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है। तो अगर ये मीन पोजीशन है, ये ब्लॉक हमारा यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाता है, यहाँ तक नीचे आता है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो बेसिकली ये एक एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो जो टोटल हमारे पास इस तरीके से एक्सटेंशन आने वाला है वो ये भी ए ये भी है 2a के बराबर आने वाला है। आपको एम्पलीट्यूड पता करना है, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जहाँ पर ये मीन पोजीशन होगी यही हमारा एम्पलीट्यूड है, और 2a आपका आंसर होने वाला है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो मीन पोजीशन पे मैं लिख सकता हूँ, फोर्स की वैल्यू जीरो होती है तो एम जी की वैल्यू के एक्स के बराबर हो जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती है एम जी डिवाइडेड बाई के, ये है हमारे पास एक्स। लेकिन जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो यहाँ पे हमारे पास ये मैक्स एक्सटेंशन है ना, तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स एक्स के बराबर, विच विल बी इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाई के। 2mg बाई के हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। इस ट्रक वाले केस में सेम चीज़ होती तो क्वेश्चन पूछा जाता तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता, 2ma डिवाइडेड बाई के होता। जी की जगह हमारे पास सिर्फ ए जाता और कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती। ये जो वीडियो आपने देखा ये आधा वीडियो है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको आना पड़ेगा je.crashup.in पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको चेकआउट करो। पूरा का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स है। 40 क्लासेस में जेई मेन, 40 क्लासेस में जेई एडवांस्ड, और साथ में आपको कलरफुल पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं। नोट्स चेकआउट एब्सोल्युटली फ्री हैं, सारे के सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री हैं। उसको देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए इतने कम टाइम में पूरी एफिशिएंसी के साथ। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्रैश कोर्स दैट यू कैन वॉच। तो अपनी तैयारी में 4 चांद लगाओ, आ जाओ, मिलते हैं je.crashup.in पे।